हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। देखिए, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का टेंस का 11th पार्ट यानी 11वां भाग लेकर आया हूं ना, पार्ट 11, जिसमें हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसका और एक नाम है फ्यूचर इम्परफेक्ट या फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ये तीन नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और वैसे भी आप लोग समझ गए होंगे, कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम का जारी रहना, काम का कंटिन्यू होना, इसलिए इसका नाम पड़ा है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अभी देखिए, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों टेंस में कहीं ना कहीं समानता है, सिमिलरिटी है। वो पहले वाले दो टेंस अगर आप समझे हैं तो ये टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसमें दिक्कत है तो आपको पहले वो वाला जो वीडियो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का या पास्ट का, उसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहां पे किया जाता है, इसकी विशेषताएं क्या है, याद रखिएगा। इस टेंस से पता चलता है कि कोई कार्य भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा या जारी रहेगा। भविष्य में जारी रहेगा, अर्थात भविष्य में भी भविष्य है उसका, भविष्य में जारी रहेगा। जैसे मान लीजिए, वे लोग पढ़ते रहेंगे, यानी भविष्य की बात है, वे लोग पढ़ते रहेंगे। हम लोग शाम को फुटबॉल खेलते रहेंगे, यानी एक तो भविष्य की बातें की जा रही है, ये सब काम भविष्य में होने वाला है, और भविष्य में भी ये काम चलता रहेगा, कंटिन्यू। वह इस समय नहीं खेल रहा होगा, नेगेटिव है, नहीं खेल रहा होगा। क्या वे लोग आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? करते रहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वे इस समय क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आई बात समझ में? अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब हुआ फ्यूचर टेंस में कोई काम जारी रहेगा, उसकी समाप्ति नहीं होगा। याद रखिएगा, वो काम पूरा नहीं होगा, वो रनिंग रहेगा, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप देख ही रहे हैं, यहां पर चल रहा होगा, जारी होगा, जैसे खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा, घूम रहा होगा, सो रहा होगा, ये जो रहा होगा वही है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कोई कठिनाई है नहीं इसमें। मैंने चारों रूल को नंबर वाइज लिख रखा है ताकि समय कम लगे। ठीक है, मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं पढ़ाने नहीं समझाने आता हूं, तो चीज को समझ लेंगे तो टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर आपके लिए एक इतना इजी हो जाएगा, जब समझ तो क्या बताऊं, बहुत इजी हो जाएगा। सुनिए, देखिए, एफर्मेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट विल, मैंने पहले भी कह रखा हूं कि पहले फॉर्मल यूज में हम लोग सेल का इस्तेमाल करते थे, अभी सेल एक ट्रेडिशनल यूज हो गया है। बस एक इसको आप सेल को एक यू कैन यूज एज अ मॉडल, उसको मॉडल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉडल भी ग्रामर है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम लोग सेल का इस्तेमाल यहां पे नहीं करेंगे। फ्यूचर में आप सेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ठीक है, केवल विल करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, आप विल का इस्तेमाल कीजिए। अभी मॉडल इंग्लिश में विल को ही ज्यादा करके प्रधानता दिया जा रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सहायक क्रिया के रूप में विल बैठेगा, यहां पर बी का इस्तेमाल होगा। क्यों आप देख रहे हैं, रहे, जो रहा वर्ड है ना, रहे, रहा, जहां जहां रहा देख रहे हो ना, इसका इंग्लिश बी होता है। ठीक है, इसके बारे में और जानेंगे आप, फिलहाल इतना याद रखिए, कोई भी काम कंटिन्यू जारी रहेगा तो हम लोग बी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब में आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस टेंस, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, जब भी काम चलता रहेगा आपको वर्ब के साथ आईएनजी देना है, अर्थात वर्ब का चौथा फॉर्म। इसको हम लोग वर्ब 4 भी कह सकते हैं, अर्थात इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे वर्ब 1 है, मैं वर्ब 4 भी लिख सकता था। वर्ब 4 का मतलब हुआ इसी में वर्ब 1 के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ, केवल वर्ब 4 लिखने से आपको आईएनजी अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये वर्ब 1 आईएनजी मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म। ठीक है, अब हो गया ऑब्जेक्ट। अब से पता है आपको, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से पता है। चलिए, नेगेटिव रूल देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या आएगा? नॉट आएगा। नोट का पोजीशन कहां पे होता है? नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इस बार मैंने नोट लिखा, इसके बाद बी का इस्तेमाल किया।
नेगेटिव, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसके पहले वाले टेंस में सब कुछ समझ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ज्यादा खिंचापिची करने की जरूरत नहीं है। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक का उत्तर यस या नो में आएगा और एक का WH से प्रश्न होगा, जिसका उत्तर कभी भी यस या नो में हो सकता है। तो जब प्रश्न क्या शब्द से हो और उस क्या का उत्तर यस या नो में आता है, तो हम लोग क्या के लिए व्हाट नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम लोग केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। ये मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं टाल रहा हूं, क्यों? ये सारी बातें कि कब हम लोग WH का इस्तेमाल करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको इस पहले वाले वीडियो में टोटल समझा चुका हूँ, जहां पर मेरा वीडियो जो है सो 1 घंटा का 45 मिनट्स का लगभग उसी तरह का है। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर टोटल डिटेल्स में समझाया है, तो मुझे अभी जरूरत नहीं लगता इसको फिर से दोहराने की। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए बार बार, तो इसको यहाँ पर आप कर पाएंगे। ठीक है, एक चीज को बार बार उसी को देखिए ना। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 1 है, जहां पर आपका आंसर यस या नो में आता है। आपका आंसर किस में आता है? यस या नो में। अब फिर इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2, जो कि WH से शुरू होगा। WH मतलब जिससे आप प्रश्न करते हो, जिस शब्द से प्रश्न करते हो वो WH। क्या, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, कितना बजे, ये सारे WH है। लेकिन इसका उत्तर कभी भी यस या नो में नहीं होगा। ओके, तो उस क्षेत्र में आपको WH पहले लिखना है, फिर विल लिखना है, फिर सब्जेक्ट, मतलब WH लिखकर ये वाला रूल उतार देना है। WH will, then subject, be, verb, ing and object and finally question mark। ओके, समझ में आ गया आपको? चलिए, ये रूल आपको पहले से पता है, मैंने नया कहा कुछ बताया, केवल हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल के साथ वर्ब में ing, विल के साथ be, इसके बाद वर्ब में ing, बस सब पहले जैसा ही। अब एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रथम में क्या है? वे लोग पढ़ते रहेंगे। देखिए, वे लोग पढ़ते रहेंगे, इसका मतलब फ्यूचर में काम जारी है। फ्यूचर में काम क्या है? जारी है, मतलब काम पूरा हुआ नहीं है, काम चल रहा है। जब फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा तो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूल से बनाएंगे, क्योंकि ये एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वे लोग इंग्लिश क्या होता है? दे विल बी, पढ़ते रहेंगे। अब पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है, रहेंगे के लिए आप फिर दूसरा कुछ मत लिखिएगा, क्योंकि बी देने का मतलब ही रहेंगे हो चुका है। दे विल बी रीडिंग, क्योंकि ing इस्तेमाल करना है। दे विल बी रीडिंग, वर्ब दे दिया मैंने। ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं है। वे लोग स्कूल में पढ़ते रहेंगे। अगर यहाँ पे स्कूल वगैरह होता तो मैं स्कूल लिख देता, नहीं है तो मैं नहीं दूंगा फुल स्टॉप। दे विल बी रीडिंग, वे लोग खाते रहेंगे। दे विल बी ईटिंग, मैं सोता रहूंगा। आई विल बी स्लीपिंग। राधा खेलती रहेगी। राधा विल बी प्लेइंग, बस विल बी प्लेइंग, विल बी ईटिंग, यही तो देना है। अभी इस टेंस का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। मैं ये नहीं कहता कि इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है। अगर ऐसा वाक्य आ जाए तो फिर कैसे बनाओगे? इसी को बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का वाक्य बहुत कम यूज किया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग कम होता है। ठीक है, लेकिन जरूरत है। जहां पे जरूरत इसका है, इसका फिर काम कोई दूसरा करेगा नहीं, आपको यही करना होगा। ठीक है, क्योंकि बिना मतलब का, बिना जरूरत का किसी चीज का कोई कुछ आता भी नहीं है, बनता भी नहीं है। सबके पीछे कारण होता ही होता है। अभी आप देखिए, हम लोग शाम को फुटबॉल खेलते रहेंगे, फिर से अफर्मेटिव है। खेलते रहेंगे मतलब काम जारी है। हम लोग का इंग्लिश क्या हो गया? वी के साथ क्या लगेगा? विल। मैंने कहा ना, विल हो या दे हो, सबको साथ विल का इस्तेमाल करिए। पहले यूज में हम लोग वी सेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में आपको सेल नहीं इस्तेमाल करना है, विल का इस्तेमाल करना है। हालांकि सेल लिखने से कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अभी जिसका ज्यादा प्रधानता है आप उसी को लेकर चलिए। सो वी विल बी हो गया। वर्ब ing क्या है? फुटबॉल खेलते, खेलना। वी विल बी प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं? वी विल बी प्लेइंग व्हाट? फुटबॉल। वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल। हम लोग शाम को इन द इवनिंग, वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द इवनिंग। ठीक है, ये भी हो गया। अब आते हैं तीसरा, वह इस समय नहीं। देखिए, नहीं आ गया। नहीं का मतलब क्या होता है?
नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लगता है? नोट। कहाँ लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। पता है आप लोगों को, नेगेटिव में नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है किसी भी टेंस में। तो वह क्या है? रहा होगा। ही विल नॉट, इसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, याद रहे। यहां पर बहुत अच्छे समझिए, बी का इस्तेमाल जो है सो नेगेटिव में नोट के बाद होता है। ऐसा नहीं कि ही विल नॉट बी, ये गलत है, ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले नोट फिर बी, ही विल नॉट बी। ओके, देन वर्ब के साथ आईएनजी। क्या है वर्ब? वह इस समय नहीं खेल रहा है, खेलना, प्लेइंग। ही विल नॉट बी प्लेइंग, कुछ खेलना है क्या? फुटबॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। ही विल नॉट बी प्लेइंग इस समय, यानी he will not playing at this time, at this क्या होगा? TIME, टाइम। समझा गया? एट दिस टाइम का मतलब इस समय होता है। इन दिस टाइम भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें। ओके, एट दिस टाइम। ओके, चलिए अब देखिए, क्या वे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? करते रहेंगे। क्या वे लोग आपकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, यानी कि कर रहे होंगे? करते रहेंगे या कर रहे होंगे, एक ही बात। तो ये प्रश्न है क्या से। अभी आप देखिए, क्या से प्रश्न ये भी है, क्या से प्रश्न ये भी है, दोनों क्या से है। लेकिन आप देख सकते हो, क्या वे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अगर कर रहे होंगे तो उत्तर क्या होगा? यस, नहीं तो नहीं, अर्थात इसका उत्तर यस या नो में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग इस क्या के लिए वाट नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका उत्तर यस या नो में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, क्या जो है सो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। जब भी हिंदी वाक्य में कोई सेंटेंस वाक्य क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू होगा, माइंडेड, सब्जेक्ट के पहले क्या होगा, तो उसका उत्तर हमेशा यस या नो में होगा। और इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय उस क्या के लिए वाट लिखने की जरूरत नहीं होता है। उस क्या के लिए हम लोग केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। ये सारी बातें बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट मैंने, जो मेरा प्रथम वीडियो था, स्टार्टिंग जब मैंने शुरू किया था टेंस का, उसमें मैंने बता रखा है। समझिए इसको, आप बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। तो क्या के लिए केवल हम लोग क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट, वे लोग क्या होगा इंग्लिश? दे, विल दे। इसके बाद बी, विल दे बी, प्रतीक्षा करना, WAITING, ठीक है ना? विल दे बी वेटिंग, आपकी, फॉर यू, क्वेश्चन मार्क। विल दे बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है? विल दे बी वेटिंग फॉर यू। चलिए, क्वेश्चन मार्क। अब आइए नेक्स्ट में, वे इस समय क्या कर रहे होंगे। देखिए, फिर यहाँ पर क्या से प्रश्न आया, वे इस समय क्या कर रहे होंगे। अभी यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या था। इस क्या के लिए मैंने वाट तो लिखा नहीं, लेकिन इस क्या के लिए वाट लिखना होगा या नहीं, देखते हैं। अगर इसका उत्तर पहले ऐसा हो, यस या नो में होगा, तो फिर वाट नहीं लिखेंगे। वे इस समय क्या कर रहे होंगे। कोई आपसे पूछे, आपके पिताजी अभी क्या कर रहे होंगे, तो क्या बोलोगे? यस, नो, ऐसा तो उत्तर हो ही नहीं सकता। जब आपसे प्रश्न किया जा रहा है क्या कर रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? हमेशा डिटेल्स में देना होगा। जो खाना खा रहे होंगे, कोई काम कर रहे हैं, बागान के फूलों में पानी पटा रहे होंगे, सो रहे होंगे, आपको यस या नो में उत्तर बिल्कुल इसका नहीं हो सकता। इसका उत्तर आपको डिटेल्स में देना होगा। ओके, तो इस अवस्था में आपको क्या के लिए वाट लिखना होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, मैंने क्या बोला, अगर क्या सब्जेक्ट के पहले लगा रहेगा तो उसके लिए आपको वाट लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी क्या सब्जेक्ट के बाद में लगा रहे, चाहे कहीं भी हो, सब्जेक्ट के बाद में हो, तो उस क्या के लिए वाट लिखना ही है। ओके, सो वाट एंड देन विल। वाट विल सब्जेक्ट क्या है, देखिए, वाट विल वे, वाट विल दे बी, व्हाट विल दे बी, कर रहे होंगे, करना, डूइंग, व्हाट विल दे बी डूइंग, इस समय, एट
दिस, एट दिस क्या लिखी मैंने, एट दिस टाइम क्वेश्चन मार्क। फटाफट समझिए, कोई डाउट हो कहिए, मुझे कमेंट कीजिए। व्हाट विल दे बी डूइंग एट दिस टाइम, डू का मतलब करना होता है, आई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको इस टेंस के बारे में समझाया, बताया, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, भविष्य में काम जारी रहेगा, चलता रहेगा, खत्म होने की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है। ओके, अच्छा, समझ में आ गया। एक बात मैं अगर एक और वाक्य कर दूं, यहाँ 4-5 क्या हूं, मैं एक और वाक्य कर दूं यहाँ पे, कैसे है? तुम्हें कौन बुलाता रहेगा, तुम्हें कौन बुलाता रहेगा, तुम्हें कौन बुलाता रहेगा, है ना। देखिए, इस तरह का वाक्य सुनने में भी कुछ अजीब लगता है ना, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, मैंने कह दिया पहले आपको, लेकिन है तो सही, तुम्हें कौन बुलाता रहेगा। तो इसका उत्तर हमेशा ये श्रेणी में होगा, होगा क्या इस में? बिल्कुल नहीं होगा, इसका उत्तर डिटेल्स में देना है। तो सबसे पहले WH कौन, कौन का इंग्लिश क्या होता है? हु, इसके बाद will, then be, who will be calling you, who will be calling you, who will be calling you, तुम्हें कौन बुलाता रहेगा, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वाक्य होंगे। जैसे ही टेंस खत्म होता है, मैं आपको हर एक टेंस पे मतलब एक खिचड़ी बनाकर 12 के 12 टेंस के लिए मैं 20-25 सेंटेंस लेकर आऊंगा एक वीडियो में, जिसे मैं आपको करवाऊंगा, ये भी बताऊंगा ये कौन सा टेंस है उसके परिचय के अनुसार। तो आपको 12 ही टेंस एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो ही चुका है, ये कभी ना भूलने वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 खत्म हो गया, अब 2 टेंस बचे हुई है, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, ठीक है, इसको बार बार देखिए और समझिए, कहीं कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट में, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। थैंक यू।